सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में, जैसे हम लोग आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रामर से। और ग्रामर से मतलब हम अपना वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो 3 चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होती है, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे जैसे कॉमन जो चीज़ होती है वो है पैसेज, मुझे मोस्टली हर एग्जाम में आता है। देन क्लोज टेस्ट, कुछ एग्जाम में देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं, मोस्टली एसएससी में आता है, एनडीए सीटीएस में भी आता है, एफकेट में भी आपको मिल जाएगा। ओके, एंड रीअरेंजमेंट्स, ये भी देखें ना क्वेश्चंस। पैसेज पता है हम लोग हमेशा से करते हैं, पर्टिकुलर से कर रहे हैं, पैसेज पैराग्राफ दिया होता है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रीडिंग, ठीक है। ओके, क्लोज क्या होता है, देखें क्लोज फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने देखा है। व्हाट आर फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस ब्लैंक ऑप्शंस, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, सेंटेंस ना होके देयर इज अ होल पैराग्राफ, जिसमें इस तरीके से आपने देखा होगा मार्क कर रखा होता है, यानी कि एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर 5-6 ब्लैंक या 10 ब्लैंक, 5 से लेकर 10 ब्लैंक्स होते हैं, और हर एक ब्लैंक के लिए आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं 4 या 5, आपको रीड करना होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर करना होता है, देखा है ना ये, ठीक है। तो एक पैराग्राफ जिसके अंदर ब्लैंक्स हैं और हर एक ब्लैंक के लिए आपके पास 4 से 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं, राइट। ओके, रीअरेंजमेंट सबको पता है, जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस दिए होते हैं और हमें उसे अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी में जो क्वेश्चंस हमें जनरली मिलते हैं, व्हाट आर दोस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाता है, और साथ में अब इसी में हम लोग इसे समझ लेते हैं, मतलब अलग से नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके एग्जाम से आते हैं, राइट। और साथ में इसी तरीके से हम देख सकते हैं स्पेलिंग, ये जनरली आपको एसएससी में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग दी होती है किसी भी वर्ड्स की, या फिर नॉर्मली एक रैंडम भी 4 स्पेलिंग दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कौन सी सही है या फिर कौन सी गलत है, 4 स्पेलिंग में से कौन सी वाली स्पेलिंग गलत है, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका वोकैब का पार्ट हो गया। वोकैब इज बेसिकली वर्ड्स, तो वर्ड्स की मीनिंग जानना, उसकी स्पेलिंग समझना, वो सब इसके अंदर आता है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस को इसलिए रखा मैंने इसमें क्योंकि मतलब ऐसे वोकैब का पार्ट नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू रीड, तभी हम उसको आंसर कर सकते हैं, इस तरीके का, ठीक है। एंड ग्रामर में हम लोग लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, ये सब कुछ हम इसके साथ में लेके चलते हैं। एंड प्लस साथ में इसमें हाँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है इसमें, और डायरेक्ट, राइट। तो मोस्टली सिलेबस जो होता है हमारे पास ये होता है। अब क्या होता है किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि किसी में इस पे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी एग्जाम में इस पे 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जैसे एनडीए में आते हैं कितने 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम आते हैं, ठीक है। और एसएससी में जो प्री में आते हैं वो 3 आते हैं, 3 सिनोनिम्स से 3 एंटोनिम्स, या 5 क्वेश्चन को लगा के इस तरीके से मिलता है। तो बेसिकली सिलेबस यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब यही होता है आपका मैटर, बट पैटर्न वो चेंज होता है, तो हम उसके हिसाब से फिर देखते रहेंगे। चलिए, तो फिर थोड़ा बेसिक्स नाउन का देखते हैं, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। ओके, तो नाउन्स क्या होते हैं ये तो पता होगा सबको, व्हाट आर नाउन्स, क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी चीज़ को हम जो नाम देते हैं। हाँ, तो वो डेफिनेशन हमारी कौन सी होती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट, ठीक है। तो अभी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो बेसिकली जो हम नाम से समझते हैं किसी भी चीज़ का जो नाम है, नाउन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। 5 तरीके के होते हैं नाउन्स हमारे, पहले समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो भी किसी का नाम है, एंड कॉमन नाउन होता है जो
क्लास या कैटेगरी शो करता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन शोज क्लास और कैटेगरी। अब देखो एग्जाम में हमें इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। इसे पढ़ने की जरूरत केवल तब पड़ती है या इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम लोग आगे रूल्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ रूल्स इसी तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा होगा या फिर कॉमन नाउन के साथ हम इस तरीके से करेंगे। जैसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आर्टिकल में इस तरीके के आपके क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके का नाउन है और इसके साथ क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पर हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी बेसिक ये कुछ समझने के लिए जो पता चलेगा आगे। ओके, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम। एंड कॉमन नाउन इज कैटेगरी, मतलब ये कि बॉय एक कैटेगरी, इसमें सारे बॉयज आते हैं और हमारा जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे दिल्ली सिटी है ना, ठीक है। इंडिया कंट्री। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्शन या फिर ग्रुप के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसे वर्ड्स आते हैं? जैसे टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, ओके। bunch of keys, bunch of whatever, ठीक है, bunch of grapes है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। इसे बोलते हैं बुक। पैक ऑफ कार्ड्स या फिर पैक ऑफ वुल्फ्स, है ना। डॉग और वुल्फ के झुंड के लिए हम लोग बोलते हैं पैक, ठीक है। प्राइड किसके लिए बोलते हैं? लायन के लिए, है ना। लायन को हम लोग प्राइड बोलते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट फॉर द ग्रुप ऑफ हाउस, ठीक है। हाउस के ग्रुप के लिए क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। ओके, दिस इज नाइस। ओके, तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है? देयर ऑलवेज सिंगुलर एंड न्यूट्रल जेंडर। सिंगुलर एंड न्यूट्रल जेंडर, अभी हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे आगे, तब बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब ये कि आपके पैक के अंदर कितने भी डॉग्स और गर्ल्स हो या फिर हम टीम में कितने भी प्लेयर्स हो, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? एक टीम। देयर वाज अ टीम। टीम के अंदर प्लेयर्स तो ज्यादा थे, 12 प्लेयर्स थे या 11 प्लेयर्स थे या जितने भी प्लेयर्स हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? एक टीम, ठीक है। तो जब भी एक कलेक्टिव, इससे हम एक कलेक्टिव नाउन को जब भी हम सिंगुलर की तरह लेंगे, एक ग्रुप की तरह बात करेंगे, यूनिट की तरह, तो वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन का क्या मतलब होगा? जो भी हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे वुड, वाटर, सैंड, ओके, आयरन, गोल्ड, एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो हमारे जितने भी मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल से हम समझते हैं, वो सब क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, ओके। तो मटेरियल नाउन के साथ भी इस तरीके का होता है कि मटेरियल नाउन को भी हम लोग हमेशा कैसा रखते हैं? सिंगुलर ही, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, मतलब इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, ओके। जैसे वुड है, वुड इज लकड़ी, सिंगुलर है। अगर हम इसे प्लूरल करते हैं वुड्स, तो क्या मतलब होता है इसका? नहीं, वुड्स अगर प्लूरल कर दिया तो दिस इज फॉरेस्ट, ओके। वाटर, अगर वाटर को हम लोग वाटर्स करें तो क्या होगा? वाटर बॉडीज को इसीलिए जैसे मोस्टली ओशन के लिए बोला जाता है, वाटर्स ओशन के लिए बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? ओशन। सैंड्स, डेजर्ट, ठीक है। आयरन्स, गोल्ड्स, मतलब ऐसा है कि आप जब भी इसे यूज करोगे, जैसे गोल्ड मटेरियल नाउन है, आप इससे कोई भी चीज बनाते हो, ठीक है। जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गया, तो उस चीज को आप प्लूरल कर सकते हो, लेकिन इस मटेरियल को प्लूरल नहीं किया जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कुछ भी लिखा है और इससे प्लूरल किया गया तो हमेशा गलत है या फिर उसका मीनिंग कुछ और है। जैसे हम लोग आयरन्स की बात करें, आयरन्स का मतलब क्या होता है? जैसे गोल्ड्स,
गोल्ड्स मीन्स गोल्ड कॉइन्स, वैसे तो सिल्वर लिखा है, सिल्वर्स मीन्स सिल्वर कॉइन्स। आयरन्स का मतलब होता है फेटर्स। फेटर्स बोलते हैं जैसे जो हथकड़ी होती है, बेड़ियाँ देखा होगा जो पैर में बांध के रखते हैं, इस टाइप का मूवीज में देखा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फेटर्स। तो जो भी किसी के लिए बोला जाए कि वो वाज कैप्चर्ड इन आयरन, ही वाज कास्ट इन आयरन, आयरन्स, ठीक है, ही वाज कैप्चर्ड इन आयरन्स, ऐसा वाला बोला होगा कुछ, यानी कि उसे हथकड़ी और ये सब कुछ लगा रखा है, चेन से बांध रखा है, ठीक है, तो आयरन्स उन फेटर्स के लिए बोलते हैं, हैंडकफ्स, ये सारी चीज़ों के लिए। पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ना, ये जो वुड्स हो जाता है, ये पोएटिक डिवाइसेस होते हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, ये तो नाउन है, सिंपल नाउन है ये। देखो देखा जाए तो ये वोकैबुलरी है, वुड लकड़ी है, लेकिन वुड्स बोला जाए तो उसमें तो लकड़ियां नहीं होगा, उसे क्या बोला जाएगा, फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसमें पोएटिक से कोई मतलब नहीं, केवल सिंपल नाउन है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। जैसे अगर वाटर्स बोला गया तो वाटर्स का मतलब ये है, ये अलग वर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ एस लगा के हम कुछ और चेंज कर दें, ये अलग डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिखाता है, इट शोज फीलिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। देखो फीलिंग्स मतलब लव, हेट, क्वालिटी गुडनेस, काइंडनेस, ठीक है, और स्टेट में आ जाता है ऐसे, स्टेट मतलब अवस्था, इंसानों की बात करें तो, ठीक है, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी कहा जाता है कि ये तो ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल तो होते ही हैं, और इसे आप बस फील कर सकते हो, फिजिकली फील नहीं, बस दिमाग में फील कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे लव, हेट, फीलिंग्स, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी। जैसे ऑनेस्ट बोला जाए, ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आप कैसे बोलते हो किसी पर्सन के लिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और लेकिन उसका जो नाउन होता है वो क्या होता है, ऑनेस्टी। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑनेस्टी लिखें तो ये क्या है, नाउन है। नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस समझ में आता है। देखो मैन नाउन है, ओके, कई बार हम लोग जैसे इसकी एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा, इसके पहले आएगा ऑनेस्ट मैन, ठीक है। हम किसी को ऑनेस्टी मैन नहीं बोल सकते ना, ऑनेस्टी मैन तो सुपरमैन है, आयरन मैन फिर उस तरीके का लगेगा, साथ में ऑनेस्टी मैन, तो ऑनेस्टी का ध्यान रखता है दुनिया में, ओके। तो ये है, तो ऑनेस्ट, ये जो किसी नाउन को कोई चीज क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो ये मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बोल रही है, वो कैसा है, ऑनेस्ट है, राइट। तो ये हमारे क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। और जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है इस इंसान की, ऑनेस्टी, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव में और नाउन में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे शो करते हैं फीलिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। लिखना है कुछ नहीं, तो 5 तरीके के नाउन्स, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया हमें, जो नाम दिखाते हैं, कॉमन नाउन, क्लास है, कैटेगरी शो करता है, कलेक्टिव ग्रुप के लिए जो हम एक सिंगुलर नाम देते हैं, ठीक है, कमिटी हो गया, कोई भी चीज का है, जैसे सीरीज बोलते हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सीरीज ऑफ शोज, कुछ भी ऐसा, तो सीरीज भी कलेक्टिव नाउन आ सकता है, इस तरीके के वर्ड्स, ठीक है। तो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बेसिकली हमारे जो होते हैं, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो क्लास या कैटेगरी शो करता है। चलिए, तो अभी हमने जब बात की थी न्यूटर जेंडर की, जेंडर्स देख लेते हैं। नाउन में जेंडर्स कितने होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, ठीक है। मैस्कुलिन इज, जैसे प्रोनाउन से समझ सकते हैं आसानी से, ही, जो कि बॉय मेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैस्कुलिन इज ही, यानी कि प्रोनाउन से ज्यादा समझ आता है ना, ठीक है। फेमिनिन इज शी, न्यूटर इज इट। अब देखो न्यूटर हम लोग जनरली यूज करते हैं विद थिंग्स विदाउट लाइफ,
ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। और किस साथ यूज करते हैं? कई बार एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? चाइल्ड के साथ में। चाइल्ड का मतलब होता है इन्फेंट्स, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या करते हो? कई बार इट से बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे बेबी, मैंने सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग, तो बेबी के लिए हम क्या बोलते हैं? इट, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उसके लिए क्या यूज करोगे? इट, यानी कि इन सब के लिए इट यूज किया जाता है। कॉमन, कॉमन में वो होते हैं वर्ड्स जिसके लिए ही और शी वैसे कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे स्टूडेंट, बॉय इज ऑल्सो स्टूडेंट, गर्ल इज ऑल्सो स्टूडेंट, दोनों के लिए सेम वर्ड है ना हमारा कॉमन, यानी कि डिपेंड करेगा स्टूडेंट लड़का है लड़की, उस हिसाब से उसके लिए ही या शी दोनों लगा सकते हैं। टीचर, डॉक्टर, तो इस तरीके के जो भी जैसे कैंडिडेट वर्ड होता है, तो आपने देखा होगा ना एग्जाम में जब आपका एडमिट कार्ड इस पे लिखा होता है, इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड डूइंग दिस थिंग देन ही और शी, ही स्लैश शी करके लिखा होता है ना कई बार, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। इसमें एक रूल ये है कि अगर जैसे अगर आप एक जनरली स्टूडेंट की बात कर रहे हो, किसी जनरल किसी भी स्टूडेंट की, कि एक स्टूडेंट को हमेशा ऐसा करना चाहिए, तो अगर आप ही और शी ना लिखना चाहो तो आप प्रेफरेंस कैसे दोगे? हमेशा ही को। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं लिखूं अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज और हर टीचर्स, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। या तो इज ऑफ हर लिखो साथ में, या फिर आप केवल क्या लिख सकते हो? हिज, ठीक है ना, या फिर आप केवल हिज लिख सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है, मान लो अगर इस तरीके की लिख दिया किसी जनरल सेंटेंस में, आपको पता है स्पेसिफाई नहीं किया गया ये गर्ल है या बॉय, और अगर ऐसे हर लिख दिया गया तो ये गलत होगा, क्योंकि जनरल सेंटेंस में आप हमेशा यहाँ पे क्या लिखोगे? हिज, ठीक है ना। तो जनरली अगर आप जो प्रेफरेंस देते हो वो किसे देते हो? मैस्कुलिन को, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज? कोई सवाल इस पे? ठीक है। तो इस तरीके से हमें जर्नल्स का ध्यान रखना होता है इसमें। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, हम बोलते हैं जैसे पर्सन बोलते हैं, अब पर्सन नहीं पता ना पर्सन के लिए, लेकिन अगर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन पर्सन, जैसे पर्सन जो वर्ड बोला जा रहा है वो तो मैन और वुमेन दोनों के लिए हुआ ना। तो जो आपने देखा होगा जितनी भी कहावत होती है कुछ भी होता है तो आदमी या मैन इस तरीके से शुरू करी जाती है। अर्ली मैन बोलते हैं हम लोग, अर्ली वुमेन भी होती होंगी ना, तो अर्ली वुमेन सुना है कभी? बस ऐसा ही, ठीक है। तो इस तरीके से बोल लिया था, एक जनरल ले लिया है, तो बस एक जनरल रूल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक टाइम था जब जैसे गॉड है द वर्ड गॉड, उस पर भी सवाल उठे थे गॉड को मैस्कुलिन या फेमिनिन ले, ठीक है। तो कुछ टाइम तक गॉड को फेमिनिन भी लिया गया था। मेरे को मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मेरे को याद नहीं कि किस सन में ऐसा हुआ था, लेकिन हाँ गॉड को पहले फेमिनिन माना गया था, देन ये चीज चेंज हुई, फिर गॉड को मैस्कुलिन पे रख दिया गया कि हाँ चलो ठीक है ही इज गॉड, ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो ये तो आगे बढ़े, क्लियर हो गया होगा ये? तो जब मैंने ये बोला ना कि जब हम लोग उसके लिए कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर अगर सिंगुलर के लिए ट्रीट कर रहा होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूटर जेंडर, इट, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। ज्यूरी क्या हो गया? ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, कलेक्टिव नाउन है। तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन, अब ज्यूरी के लिए देखो क्या यूज किया गया? ज्यूरी ने अपना डिसीजन यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत होके दिया, एक साथ डिसाइड करके इस चीज पे मतलब अग्री करके एक साथ में तब दिया, ठीक है। तो ज्यूरी के लिए हमने यूज किया इट्स। अब देखा जाए तो ज्यूरी में इंसान है, इंसान का मतलब जजेस है, ठीक है। तो जजेस के लिए देखा जाए तो हम लोग ही या फिर दे यूज करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, अगर यहाँ पे जजेस लिखा होता तो क्या होता आंसर? ठीक है, तो जजेस मेड देयर, ठीक है। तो जजेस लिखा होता तो ये लिखते, लेकिन क्योंकि हमने कलेक्टिव नाउन लिया तो हम क्या लिखेंगे? क्लियर चीज? अब एक इस पे क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है, ध्यान देना। इसमें एक चीज कही जाती है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि जो भी आपका कलेक्टिव नाउन है वो यूनिट की तरह काम कर रहा हो, यूनिट की तरह काम करने का मतलब क्या होता है?
कि पता चल रहा है लोग साथ में हैं। इनएनिमस का मतलब क्या था? उन्होंने डिसाइड करके डिस्कस करके एक सिंगल बॉडी की तरह काम किया कि भाई उसके अंदर एक रूम के अंदर 10 जज बैठे हैं, वहां से एक फैसला आया। ऐसा नहीं कि 10 अलग अलग फैसले आए, दे हैव डिसाइडेड समथिंग और एक फैसला वहां से आया और जो भी रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड हो, यानी कि उनके सबके ओपिनियन अलग अलग हैं, वो आपको पता चल रहा है कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं सब अलग अलग बात कर रहे हैं कुछ भी ऐसा, तो दे आर नॉट वर्किंग एज अ यूनिट, दे आर वर्किंग नॉट वर्किंग एज अ टीम। अगर वो अलग अलग फैसला दे रहे हैं या किसी भी तरीके से डिवाइडेड है तो उसके साथ हम प्लूरल यूज करेंगे। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, द जजेस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जजेस थे वो, तो ठीक है, तो यहाँ पे जजेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ज्यूरी। मैंने जजेस का मतलब दिया। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। एग्जाम में जरूरी है इस पे क्वेश्चन मिले, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज होती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, पैसेज कर रहे हो, वहाँ पे अगर सेंटेंसेस हैं उनका मीनिंग समझ में आना जरूरी होता है। बिकॉज आपको अगर क्लोजेस सॉल्व करना है, आपको रीअरेंजमेंट सॉल्व करना है, आपको एरर सॉल्व करना है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब क्या है, ठीक है, और या फिर किस तरीके से क्यों लिखा गया है। तो ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब हमने ये कंफ्यूज इसलिए कर सकता है क्योंकि मैंने बताया इसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यानी कि इट्स यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसके साथ क्या यूज कर लिया, देयर यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में दे वर वर्किंग एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ही इस तरीके से बना है कि दे वर डिवाइडेड। तो सेंटेंस को देख के आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए या फिर प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये है कि किसी भी टाइम पे हम लोग रूल्स एक तरफ होते हैं लेकिन कॉमन सेंस एक तरफ होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय रूल्स को ध्यान रखनी ही है, साथ ही साथ कॉमन सेंस को भी दिमाग में रखना है कि यार समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, इफ अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, then it should be singular and intergender. ठीक है, तो अगर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, वर्किंग एज यूनिट है, इफ अ कलेक्टिव नाउन वर्क्स एज अ यूनिट, ठीक है, तब वो सिंगुलर होगा और इंटरजेंडर होगा। Okay, the crew mutinied and murdered dash officer. Crew क्या होता है? Group of sailors, है ना? Group of sailors बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वरना आपने देखा होगा आजकल तो जैसे रियलिटी शोज होते हैं उसमें जो उनका हेल्पिंग होते हैं, क्रू बोलते हैं ना, हेल्पिंग मेंबर्स को जो भी होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। द क्रू म्यूटिनीड। अब क्रू क्या कलेक्टिव नाउन है, क्रू ने म्यूटिनी की, म्यूटिनी मतलब बगावत, विद्रोह कर देना, रिवोल्ट, ठीक है। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड डैश ऑफिसर। अब अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो क्रू ने एक साथ किया होगा, अलग अलग किए होंगे लोगों ने, 4 लोग अलग कर रहे हैं, 4 लोग अलग कर रहे हैं, एक साथ किया होगा ना, यानी कि पता चल रहा है कि उन्होंने एक एज ए यूनिट काम किया, द क्रू वर्क जैसे यूनिट। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिसर क्या पूरे क्रू का था ना, कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह काम कर रहा है, इट्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग टैक्स सीट्स। अब देखो कमिटी कलेक्टिव नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिटी ने मैटर को डिसाइड किया। अब यहाँ पे इस बारे में इस तरीके से कुछ नहीं, उनका डिसीजन एक साथ आया कि कैसा आया, यहाँ पे फोकस किस पे, सीट्स। अब ये कमिटी तो चलो ठीक है सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर, लेकिन पूरी कमिटी एक सीट पे नहीं बैठ सकती ना। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल, इसलिए क्या लिखा है, सीट्स, ठीक है। जब क्योंकि नाउन प्लूरल है यहाँ पे, तो उसके साथ यहाँ पे जो आप उसके लिए यूज करोगे तो वो भी क्या आएगा, प्रोनाउन प्लूरल ही आएगा, देयर सीट्स, ठीक है। तो बस हिंट समय पकड़ दी होती कि यहाँ पे किस तरीके का चल रहा है। जैसे ऊपर वाला बिल्कुल क्लियर था कि उन्होंने म्यूटिनी की, और इसीलिए देखो वर्ड्स के मीनिंग पता होना जरूरी है। अगर आप शब्दों का मीनिंग याद रखोगे, समझ पाओगे, तो उसके साथ आगे अगर उसमें कुछ लगाना है, एरर निकालना है, सारी चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही वाला म्यूटिनी का मतलब विद्रोह करना, रिवोल्ट लिख सकते हो,
मत करना, इस म्यूट ही नहीं। तो ये क्लियर हुआ? ओके, नाउंस में देखो बेसिक चीज ये वाली होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको प्रोनाउंस की कुछ शुरुआत बताता हूँ। नाउंस का जो एक सेक्शन होता है जहाँ पे लोग नाउन वर्ड सिंगुलर प्लूरल जहाँ पे समझते हैं, हम लोगों ने भी प्रोनाउन लिखा, मैंने आपको इट्स लिखना लिख के दिखा दिया, या देयर लिखा THEIR देयर। तो ये होता क्या है, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हिज के आगे जब भी कोई वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। उससे पहले मुझे बताइए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट? जो वर्क परफॉर्म करता है, यानी कि डूअर। सेंटेंस के अंदर जो करता है, जो एक्शन को कर रहा है, वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, द डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यार, नाम तो हम लोग चलो यूज करते हैं, हम अपना नाम यूज कर रहे हैं कुछ भी तो सेंटेंस में चलेगा, लेकिन हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस आपको पता है 3 कैटेगरी, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउंस, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउंस में पहला टॉपिक इज पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आर, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, 3 पर्सन बोल सकते हैं हम लोग। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्या होता है फर्स्ट पर्सन? क्या होता है? मैं। ठीक है, मैं, या फिर मैं का प्लूरल क्या होगा? आई का प्लूरल इज वी, आई का प्लूरल इज वी। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। यू इज सेकंड पर्सन। देखो अब क्या होता है, द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा हूं सामने जो बैठा है, यू या ऑल ऑफ यू। अब यू आपको पता है, यू का प्लूरल भी क्या होता है? यू ही होता है। तो इधर आई एम टॉकिंग टू यू या फिर आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यू क्या हो गया हमारा सेकंड पर्सन। मैं और तुम, आई और यू, अभी हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारे अलावा, आई और यू के अलावा, वो सब कुछ क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी जहाँ पे हम लोग ही, शी, इट, थे, या फिर किसी के नाम की भी अगर हम बात करें, अगर नेम्स पे आते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएगा? थर्ड पर्सन। तो द पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू second person, and the person spoken of या thing spoken of, it is called third person. Second, first, second, third. इसकी 3 कैटेगरी होती है। First is called subjective, objective and possessive. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के जो हम लोग रूल्स, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट या वर्ड या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट या वर्ड्स यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको उसका समझ में होना चाहिए मतलब कि क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, अब जैसे हमने बोला कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो हम क्या दें? सब्जेक्ट है वहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, इसमें एक्शन किसने किया? मैं क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। हेल्प क्या है? वर्ब, एंड हिम इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर उसने मेरी हेल्प की तो कैसे बोला जाएगा? ही हेल्प्ड। ठीक है ना ये चीज? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो मेरी हेल्प कर रहा है। अब देखो, उसके लिए मैंने तब पहले क्या यूज किया था? हिम। लेकिन जब वो एक्शन कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज किया? ही। अगेन वर्ब वही है। अब मैं अपने लिए यहाँ पे यूज कर रहा, जब मैं एक्शन कर रहा था मैंने आई लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने लिए यूज किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। तो सेंटेंस में जब मैं एक्शन कर रहा हूँ तो अपने लिए यूज करूंगा आई, लेकिन अगर सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक्शन कर नहीं रहा हूँ, बस एक्शन को रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगा? मी। ठीक है, वैसे ही सब्जेक्ट तो वी रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? इसमें लगा के देख लो, आई जैसे वी हेल्प्ड हिम, ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की, तो वी का क्या हो जाएगा? अस। तो जब भी कुछ कंफ्यूजन होगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, इसमें भी रख के देख सकते हैं हम लोग। जैसे यू हेल्प मी, आई हेल्प, है ना?
यू हेल्प मी, आई हेल्प यू, यानी इसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होती है, राइट। चलिए आगे बढ़े। सिमिलरली ये तुमने भी देखा था, ही, और ये क्या था इसका ऑब्जेक्टिव केस, हिम, शी, है ना, कोई डाउट इसमें? इट, देखो इट हम लोग किसी, इट इज नाइस सब्जेक्ट, कोई भी चीज है, ठीक है। इट हेल्प मी अ लॉट, किसी चीज के लिए अगर आप बोलो इट हेल्प मी अ लॉट, इट हो गया, ठीक है। अगर इट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वॉट एवर इट इज, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो अगर उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, इट ही रहेगा, ठीक है। देन आता है दे, दे का क्या होगा, आराम से सेंटेंस में लगा के देखो, देर ऐसे हवा में मत बोलो, सेंटेंस बोल के देखो, दे हेल्प मी, पलट के आई हेल्प देम, सिंपल है। देखो अगर एक चीज है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना तो आप कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो इसे, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा वाला कि हम लोग झिझक, थोड़ा हेजिटेशन से आता है कई बार कि जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यूज करो, कहीं भी बोलना है या लिखना है, हर जगह, ठीक है। तो बस सिंपल है कि आई हेल्प, दे हेल्प मी, आई हेल्प देम, तो उन्हीं के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिखा, देम। अब वर्ड की तरफ, पॉजेसिव केस। देखो पॉजेसिव या पोजीशन क्या मतलब होता है पॉजेसिव का, मतलब ज्यादा ही करना, थोड़ा और। पोजीशन वर्ड सुने, पोजीशन कब सुने, लिख दिया, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन जैसे अगर बोलते हैं कि फ्लैट्स बन गए, हम उसका पोजीशन कब ले सकते हैं, ठीक है। पोजेस का मतलब होता है टू हैव समथिंग, कोई चीज आपके पास है, आई पोजेस दिस, आई पोजेस दिस पावर, ठीक है। तो किसी के पास कोई चीज है तो पोजीशन क्या दिखाता है, टू हैव समथिंग या फिर टू ओन समथिंग। आपके पास ये आपका पेन, आप कैसे बोलोगे, दिस इज, है ना, या फिर दिस पेन इज, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कि वो शब्द जो बताते हैं कि कोई भी चीज आपकी है, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है। और इसीलिए बोला था जो पोजीशन, जो हॉरर मूवीज में सुना है वाला, ठीक है। तो पोजीशन पता नहीं क्या होता है, जो शरीर के अंदर आत्मा घुस जाती है उसे पोजीशन बोला जाता है, इट इज कॉल्ड पोजीशन। सुना होगा ही इज पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, हॉरर मूवीज अगर देख रहे होगे तो उसमें जो हॉलीवुड वाली होती है, यहाँ पे तो आत्मा घुसने ही बोलते हैं, उसमें शरीर में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हॉलीवुड में वहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, वो पोजीशन बोला था उस पूरी प्रक्रिया को, भूत कुछ नहीं। तो एक्चुअली पोजीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आत्मा उसकी वो क्या बोल रही है, शरीर मेरा है, मेरे को उधर जाने का है, इस पे बैठ के जाऊंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो अपना अधिकार समझ रही थी बॉडी पे, इट्स कॉल्ड पोजीशन। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो शरीर से आत्मा निकालने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, एग्जॉर्सिज्म, ठीक है, इट्स कॉल्ड एग्जॉर्सिज्म। मूवीज है ना, एक्सॉर्सिस्ट, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, ठीक है, एक्सॉर्सिज्म। आगे समझ, आगे बढ़े, तो पोजीशन। सिमिलरली अस, अब वी, हम अपनी बात करें तो फिर हम कैसे बोलेंगे, हमारे क्लास है, दिस इज आवर क्लास। तो जब भी किसी की कोई चीज बतानी हो, वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नाउन होते हैं हमेशा, दिस इज आवर क्लास या फिर दिस क्लास इज आवर्स। वैसे ही ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, या फिर दिस पेन इज हिम, दिस इज उसका पेन है, दिस इज, ठीक है। एक और फॉर्म देगी इसकी, देखो बाकी हमने देखा माय और माइन, आर और आवर्स, योर एंड योर्स, इसकी एक और फॉर्म हिस नहीं होती है, ठीक है, इसकी एक ही रहती है, हिस, ओके। देन सर हिम भी तो हो सकती है, दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, तो दिस इज हिज पेन थोड़ी हुआ,
दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे ना उसे, ये पेन उसे बिलोंग करता है, ये उसका पेन है थोड़ी बोला हमने, ठीक है। तो हम हाँ इस तरीके से बोल सकते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, लेकिन ये उसका पेन नहीं बोला। जब भी आपको उसका या उसकी कोई चीज बताना हो तो हम इसे यूज करते हैं, यस, ठीक है। हर, दिस इज हर पेन, या फिर दिस बुक इज हर्स। इट्स, देखो इट्स कैसे यूज किया जाता है, इट्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। जैसे मुझे बोलना है इसका, बोर्ड के लिए बोलना है, मैंने कहा द सरफेस, द कलर ऑफ द बोर्ड इज व्हाइट एंड इट्स सरफेस इज स्मूथ। इसका सरफेस यानी इट्स सरफेस, ठीक है। कौन सा इट्स आता है, अपोस्ट्रोफी और विदाउट अपोस्ट्रोफी? और सोचा आप लोगों ने, इट इज विदाउट अपोस्ट्रोफी। व्हाई? बिकॉज जो अपोस्ट्रोफी के साथ होता है उसका मतलब क्या होता है, इट इज, है ना, इट्स नाइस, इट इज नाइस। तो वो ये वाला होगा, आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, जब भी बोल रहा हूँ आपको इसका वाली सेंस में बोलना है इट्स यूज करोगे, और इट इज वाले सेंस में बोलना है तो अपोस्ट्रोफी के साथ, ठीक है। ओके, देन देयर एंड theirs, this is their house, तो फिर this house is theirs, क्लियर है ना, इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, अब मुझे नेक्स्ट बताइए माय और माइंड में क्या डिफरेंस है। ऑफ कोर्स डिफरेंस तो हमें पता है स्पेलिंग का भी है। देखो जब हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज माय पेन, ठीक है, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज, ठीक है, इस तरीके से लिखा हमने। अब देखो बुक इज व्हाट, बुक इज अ नाउन, ठीक है, नाउन है। नाउन से पहले कोई भी वर्ड आता है जो उसकी क्वालिटी बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये जो है ना माय, ये काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, ओके। और ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इन्हीं वर्ड्स में, अब देखो है ये पूरे सारे प्रोनाउंस ही, बट स्टिल अगर हम सेंटेंस में से यूज कर रहे हैं तो ये वर्क करता है हमेशा किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि नाउन से पहले आता है और ये आता है नाउन के बाद में, ये वर्क्स एज अ प्रोनाउन। देखो हमेशा याद रखना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था इसके बाद में, मैंने कहा था योर के बाद में योर ऑनेस्टी, या फिर हिज के बाद में जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि हम हिज ऑनेस्ट बोलेंगे या फिर हिज ऑनेस्टी, क्लियर है एक चीज। इसलिए ऐसा था कि इसके बाद में अगर आप वर्ड लगा रहे हो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। आपको पता है कि माय हो गया, आवर हो गया, और हो गया, इसके बाद आप हमेशा एक वर्ड लगाओगे तभी वो चीज समझ में आएगी। आपको अगर बोलना है व्होज पेन इज दिस इज माय, नहीं, दिस इज माय, या तो हम दिस इज माइन बोल सकते हैं केवल, या फिर आप केवल दिस इज माइन बोल सकते हो, या फिर दिस इज माय बुक पूरा बोलोगे, ठीक है। तो दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, इनके बाद में हमेशा एक नाउन लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें अलग से टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनके आगे नाउन होगा। देखो इनके यूजेस पे या आपके अकाउंट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, एज इन इसके रूल से, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो दिस इज हिज बुक, या फिर कौन सा सही है, ये दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है वाले। देखो हम लोग दिस इज हिज बुक या दिस बुक इज हिज, हम इस तरीके से बोलते हैं। हम लोगों ने जनरली बोला ही आता है दिस इज हिज बुक, ये उसकी बुक है, ठीक है। इसको हम जनरली यूज कम करते हैं, लेकिन सही ये वाला भी होता है। मतलब ये कि इसकी एक ही फॉर्म है हमारे पास, लेकिन हम इसे यूज दोनों तरीके से कर लेते हैं। हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं और प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हैं। तो दिस इज हिज बुक इज भी सही है, एंड दिस बुक इज हिज भी ठीक है। समझ आ रहा है दोस्त नीचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, माय और मैन किस तरीके से यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव में डिफरेंस क्या है। अब देखो ना यही है
किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, अगर आपको दिख रहा है कि वो वहां पे एक्शन कर रहा है, वो वहां पे डूअर है, तो आप उसके लिए सब्जेक्टिव केसेस यूज करोगे। लेकिन आपको पता है वही प्रोनाउन अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस, और उसकी किसी चीज के बारे में बताना है तो आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव केस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस देख लिया। अब देखते हैं इसे यूज किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, दिस इज ऑफ ओके। तो इससे फर्स्ट आता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है हमारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यानी कि जो जहां पे आप क्या स्टेट बताते हैं, आई एम, ही इज, ठीक है, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे क्या होते हैं? इज, एम, आर, टू बी फॉर्म वर्ब्स, ठीक है। इसके साथ जब भी आएगा, इसके आगे जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे अगर आप बोलते हो, देखिए एक सेंटेंस, इट इज, इट वाज, क्या लग रहा है सही? है ना? सुनने में क्या सही लगता है? मी। लेकिन सही क्या होगा? आई। सुनने में देखो सही लग रहा है, मी, एक्चुअल में सही नहीं है, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा कि इसके बाद क्या आएगा हमेशा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है, मी नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली बोलने में क्या यूज करते हैं? इट वॉज मी या इट इज मी, कुछ भी इस तरीके से बोलते हैं वो। इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम। आएगा समझ? वैसे ही इट इज ही या हिम, इस तरीके से अगर लिखा हो मान लो, या फिर कोई भी एरर है, इट इज हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज ही, हिम नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं देखो। पहला तो ये हमें समझ में आ गया इस वाले रूल से, ठीक है। एक और चीज होती है, देखिए किसी भी सेंटेंस में जब ये हम जैसे हु लिखा है ना, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हम पढ़ेंगे इसे आगे भी। हु हमेशा रिलेट करता है किसे? सब्जेक्ट को। या फिर आपका अगर सवाल हु हो तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस मिलेगा। वैसे ही हुम रिलेट करता है हमेशा ऑब्जेक्ट को, और अगर आपका सवाल हुम है तो भी इसका आंसर क्या होगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली whose रिलेट करेगा हमेशा पॉजेसिव केस को। whose pen is this? This is my pen, या फिर this pen is mine, ठीक है। तो आपका इसका सवाल का आंसर भी हमेशा क्या मिलता है? पॉजेसिव केस ही मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, who, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये रिलेट सब्जेक्ट को करेगा और आंसर भी इसका हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। तो who जो सब्जेक्टिव केस को करने वाला, वो मी को तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसा है? ऑब्जेक्ट है ना। तो वो किससे रिलेट करेगा? आई को ही कर सकता है। वैसे यहाँ पे हु ही को ही रिलेट कर सकता है। आगे समझ में ये चीज, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो ये, कि हम इसके बाद में सब्जेक्टिव केस लगाएंगे या फिर ये हमेशा सब्जेक्टिव केस को ही रिलेट करेंगे। जैसे हम लोग कई बार से सवाल पूछ जाते हैं, जैसे हु हेल्प यू, ही हेल्प मी, whom do you want to meet, किससे मिलना चाहते हो? I want to meet him। तो whom का आपका रिप्लाई क्या मिला? हिम, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग जनरली बोलने में इसको गलत करते हैं। ऐसे अगर बोलते हैं हु इज इट, घर पे नॉक किया, दरवाजे कौन है, तो क्या बोलते हो घर पे आके? मैं हूँ। घर पे हम लोग मैं हूँ ही बोलते हैं, हम नाम नहीं बताते। आवाज से पहचान लेना चाहिए, दिन से रह रहा हूँ के साथ में, तो ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर इंग्लिश में लो तो इट इज या फिर इट्स मी। सबसे कॉमन है बोलना, लोग बाइक के पीछे भी लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है बोलना इट्स मी, ओके। तो इट्स मी इज रॉन्ग, करेक्ट क्या होगा? इट्स आई, ओके। बिकॉज दो ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा। हम लोग जैसे अगर एग्जाम में लिखने वाले हैं
तो करेक्ट ये होगा इट्स आई, बिकॉज द क्वेश्चन वाज हु का आंसर आपको क्या मिलेगा हमेशा सब्जेक्टिव केस मिलेगा। तो बोलने में आप मी यूज करोगे, बोलने में गलत नहीं है बिकॉज बोलने में चलता है, लेकिन आप जब लिखने की बात कर रहे हो तो करेक्ट क्या होगा आई, इट्स आई। क्लियर है चीज? ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अब ये वो चीजें होती हैं, जैसे कई बार हम एग्जाम में एरर्स कर रहे होते हैं तो हमारा ऐसा होता है ना कि यार एरर हमें पता नहीं कहाँ पे है लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही लेकिन आपको आंसर पता है किसका क्या है और किस वजह से। तो जब भी आप देखोगे तो इसे लॉजिकली फॉलो करोगे और इसी वजह से रूल्स पढ़े जाते हैं ताकि हमें सुनने में जो गलत लग रहा है वो एक्चुअल में इस वजह से सही है। राइट, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Always compare subjective case with a subjective case. कि हमेशा जो हमें कंपेयर करना चाहिए वो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से ही करना चाहिए। ओके, जैसे I earn more than him or he, क्या आएगा? ठीक है, हम लोग जनरली बोलते क्या है आई अर्न मोर देन हिम, जो बोलने में यूज किया था बोलने में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा क्या जाएगा ही। ठीक है, सिमिलरली ही अर्न्स मोर देन आई। ठीक है, तो मी जनरली हम लोग बोलते हैं, मी नहीं बोला जाएगा आई बोल। देखो क्या होता है यहाँ पे, जब देखा जाए तो हमने क्या कहा था कि जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है डूअर, जो एक्शन कर रहा है। यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है अर्न करना। ठीक है, कौन कौन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ और वो भी तो कर रहा है, दो डूअर है ना, तभी तो कंपेयर कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी को लेके कंपैरिजन चल रहा है और तो इसलिए क्या होगा दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। तो आई अर्न मोर देन ही, देखो सही लाइन अब सुनने में अच्छा कब लगेगा आई अर्न मोर देन ही अर्न्स। अब कंप्लीट लग रहा है सुनने में, लेकिन हमें पता है हम किस वर्ब को लेके कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी बता दिया हम कंपैरिजन किस चीज से रिलेटेड कर। आगे समझो ये चीज, वैसे यहाँ पे ही अर्न्स मोर देन आई। ठीक है, इसके बाद डू या डज ही लगेगा? नहीं जरूरत नहीं लगा, देखिए ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे डज लगा भी दूँ आई अर्न मोर देन ही डज, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि चीज ऑलरेडी वहां से क्लियर हो रही है। देखो इस क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा आएगा एग्जाम में। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, he was much more surprised than me to see the crowd coming towards us. He was much more surprised than me to see the crowd coming towards us. कि वो मुझसे भी ज़्यादा सरप्राइज था क्राउड को हमारी तरफ आता हुआ देख के। ठीक है ना, ये इसका हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जरा कंपेयर किसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट को। ठीक है, कि वो मुझसे भी सरप्राइज था, मैं भी सरप्राइज था, वो भी सरप्राइज था। तो सही क्या होगा इसमें, पढ़ो सेंटेंस है ना, बी की जगह क्या हो जाएगा, he was much more surprised than I to see the crowd coming towards us। तो ये रूल हम ये फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बस मी लिखा होगा, आपको ध्यान देना है कि जब कंपेयर कर रहे हो सब्जेक्टिव केस को तो आप उसे सब्जेक्टिव केस से ही करोगे, यहाँ पे मी की जगह आई लिखा जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए देख सकते हैं। जब भी आप वर्ड यूज करते हो, वर्ड इसके बारे में हम लोग वर्ड्स में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में हम टेंसेस में भी पढ़ते हैं इस वर्ड के बारे में, लेकिन अभी मैं प्रोनाउन के नजरिए से बताने वाला हूँ इसके बारे में। वर्ड को हम लोग यूज करते हैं टू शो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। ठीक है, अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और कंडीशन उसे शो करने के लिए यूज किया जाता है। क्या मतलब इसका,
जैसे अगर मुझे बोलना होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कैसे बोला जाएगा ये? इफ आई, ठीक है। तो कई बार लोग इस तरीके से बोल देते हैं जो इफ आई वर एट योर प्लेस, वो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं इफ आई वर एट योर प्लेस, योर प्लेस का मतलब होता है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। देयर इज अ पार्टी एट माई प्लेस, क्या मतलब हुआ कि मेरे यहाँ पे, मेरे घर पे पार्टी है, ऐसा, ठीक है। तो योर प्लेस मतलब तुम्हारे घर पे होता है, लेकिन तुम्हें क्या बोलना है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो हमारी ऐसी थोड़ी सी आदत होती है, जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे एक शब्द को करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी जगह, तो जगह के लिए हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं? प्लेस, ओके। हाँ, तो इस तरीके से काम नहीं करता है इसको, ये ऐसे काम करेगा इफ आई वर यू, ओके। तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो जरूरी नहीं हम हर एक वर्ड को कर पाए, तो इस तरीके से बोला जाएगा इस चीज को। इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती। देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, जैसे इफ आई वर ही, ठीक है। इफ आई वर हिम नहीं होगा, इफ आई वर ही होगा। I would have help John, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, okay? I would have helped John। इस पे क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो किस तरीके से आएगा? वर की जगह was होगा या फिर he की जगह him होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही चीजें गलत हैं, करेक्ट क्या है? ये पहली चीज ये ध्यान रखना है, जब भी ये रूल अभी समझ लो, क्योंकि इससे पहले मैं आपको आगे इसके बाद जब टेंसेस ये चीज़ें पढ़ाऊंगा तो रिवाइज हो जाएगा, बट स्टिल आप अभी समझ लो, जब भी आपको बोलना होता है ना इफ, अगर ऐसा होता, इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो इसके साथ होगा, अगर ऐसे बोला जाए ना आई विश आई वर देयर, आई विश काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। तो आई के साथ वॉज कभी भी नहीं आएगा इस सेंस में, तो या तो इफ आ गया या फिर आई विश आ गया। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है आप कुछ विश कर रहे हो, आप कुछ इच्छा दिखा रहे हो अपनी कि काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता, उस सेंस में हमेशा वर्ड ही आएगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ड। तो बस ध्यान रखना है, इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट आएगा वो जो भी प्रोनाउन आएगा, नाम लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ अगर मैं जॉन की जगह होता है, इफ आई वर जॉन, नाम लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि नाम तो नाम है, ठीक है। प्रोनाउन लिख रहे हो तब ध्यान देना है कि वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। इफ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प्ड जॉन। आगे समझ में? ओके, हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस के यूज देखा, तो ऑब्जेक्टिव केस का भी देख लेते हैं। ऑल द ऑब्जेक्टिव केस के लिए बहुत सारे यूजेस नहीं होते, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। बस इजी चीजें जैसे विद प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, ओ सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे अगर आप बोलते हो यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, ठीक है। यू एंड मी नहीं होगा, पहली चीज क्या होगा हमेशा? यू एंड आई, बिकॉज मार्केट कितने लोग जा रहे हैं? दोनों जा रहे हैं ना, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, दोनों का सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहीं पे अगर इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाए जैसे बिटवीन यू एंड आई, तब यू एंड आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमेशा? यू एंड मी। तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर प्रीपोजिशन आ गया तो अब यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यू इज यू, ओके। देन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मी। इसी तरीके से आपको पता होगा जैसे आफ्टर यू, आफ्टर मी, आफ्टर हिम, तो ये तो सारे इजी है, इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते। आफ्टर, बिफोर, इनके साथ हम ऑलरेडी लगाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन हिम, उनके साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही। तो ध्यान रखना है इन चीजों में भी कि अगर आप सब्जेक्ट को उस तरीके से लिख रहे हो कि हम मार्केट जाने वाले हैं तो यू एंड आई आएगा, लेकिन बिटवीन यानी कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा दिया तो यू एंड मी आएगा, ठीक है। इस केस में यू एंड मी नहीं आएगा, तो सवाल दोनों तरीके से बन सकता है, या तो यहाँ पे आई लगा सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखने का तरीका बस ये है,
कोई प्रपोजिशन नहीं आ रहा, सीधे बोल रहे हो कि तुम्हें मुझे मार्केट चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन एक्शन करने वाला है, दो लोग करने वाले हैं, यू एंड आई, तो दोनों का सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया तो दोनों का ऑब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस हो सकता है ऐसे, बिटवीन यू एंड मी दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड, कुछ भी इस तरीके का, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है ना। सेकेंड इसमें देख सकते हैं विद द वर्ड लेट। लेट के साथ में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, इजी है, इसमें हम गलती नहीं करते। क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हो, उसमें देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो प्योन let the boys and I go in, मतलब अगर कोई लंबा सा सेंटेंस तो go into the office ऐसा कुछ लिखा हो, go into the office, ठीक है। तो जो सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी होता है तो हम यहाँ पे कई बार मिस कर जाते हैं कुछ रूल्स को, ठीक है, तब ध्यान रखना है। The peon let the, let का मतलब क्या होता है, अलाउ कर देना, let का ये होता है ना, अलाउ कर देना। The peon let the boys and me, ऐसे केस में यहाँ पे क्या आएगा, me आएगा, I नहीं आएगा। तो the peon let the boys and me go into the office, ये peon ने हमें वहाँ पे जाना अलाउ कर दिया, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन के साथ में, सेकंड विद द वर्ड let, एंड थर्ड देखते हैं विद द वर्ड एक्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज अगेन बहुत बड़ा रूल नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है, एक्सेप्ट हिम, यानी कि इसके साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अगर सेंटेंस ऐसा हो, नोबडी कैन nobody will come to your rescue except me, तो मतलब एक्सेप्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, nobody will come to your rescue except me। ओके, साथ में एक रूल और देखते हैं हम लोग, स्कोल्ड, रूल 231 याद है, सुना है नहीं? जैसे कि हम बोलते हैं I, you and he went to the, अब सेंटेंस तो हमें समझ में आ गया कि पिकनिक कौन कौन गया, I, you and he, मैं तुम और वो इंसान जो भी है, ठीक है, पिकनिक गए। लेकिन लिखने का सही तरीका ये नहीं होगा, लिखने का सही तरीका होगा 2, 3 and 1। 2, 3, 1 क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा, you, थर्ड पर्सन इज he and I went to the picnic। इसी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सेंटेंस लिखा था, I and you should go to market, ठीक है। I and you गलत होगा, सही क्या होगा, you and I। इस तरीके से क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल जरूर लगता है ये, लेकिन क्वेश्चन से पूछ लिया जाते हैं इस पे भी, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके से लिखा जाएगा, दो प्रोनाउन को आप लिख रहे हो, जैसे बॉड मार्क्स में हम फॉलो करते थे ना, बॉड मार्क्स याद है, हम लोग फॉलो करते, सारी साइंस नहीं है लेकिन हम ऑर्डर तो वही फॉलो करते थे। वैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि तीनों सब्जेक्ट हों, 2 सब्जेक्ट होंगे तब भी आपको ऑर्डर वही फॉलो करना है। पहले क्या आएगा देखो, सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन। So this is what we do। वन टू थ्री का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये कब यूज किया जाता है, इट इज यू, in the case of
तब यूज करते हैं नहीं, an apology it is used in the case of apologizing or accepting a mistake. तो गलती को एक्सेप्ट करते समय, ठीक है, जब गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अपोलोजाइज कर रहे हो तो आप यूज करोगे रूल 123, ठीक है। जैसे you, we and they are responsible for the loss. You, we and they are responsible for the loss. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी लॉस के लिए। एक तरीके से गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, जब इस तरीके से बोल रहे हो तो जब भी गलती को एक्सेप्ट करोगे आप हमेशा खुद को पहले रखोगे। क्या होगा? We, you, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आगे समझ में? मतलब ये कि कहा जाता है कि ये थोड़ा सा मैनर्स एटिकेट्स वाली बात है कि जब भी आप कोई गलती कर रहे हो तो खुद को पहले रखो। मैंने कहा था वैसे तो कोई करेगा नहीं, चलो रूल बना देते हैं, ठीक है। तो तब इस तरीके किया जाता है फॉलो। चलिए नेक्स्ट, तो हमने प्रोनाउंस में भी सब क्या देखा। पहले हमने पर्सन प्रोनाउंस पढ़े, कितने तरीके के होते हैं। देन हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस पढ़े। फिर हमने रूल 2 3 मैंने 1 2 3 देखा। नेक्स्ट देखते हो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लिखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, देखिए each, either and neither are called distributive nouns, ठीक है। ये distributive nouns होते हैं। They refer to an individual and take verb in the singular form. तो ये हमेशा किसी को, किसी भी इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, यानी किसी एक पर्सन को मतलब है कि हर एक पर्सन को रेफर करते हैं। और इसके साथ वर्ब कैसा लगता है? हमेशा सिंगुलर। देखो जब ईच की बात करते हैं, ईच का मतलब क्या होता है? हर एक, है ना। इसी से बोलते हैं ना कि हर एक की बात कर रहे हैं। तो हर एक का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी हर एक स्टूडेंट को, यानी हर एक स्टूडेंट को। तो मैं हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यानी इंडिविजुअली हर एक को मिला था, बराबर मिला। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये सारी पॉसिबिलिटी को बराबर हर एक इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली ये है। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल को बराबर लेके चलता है, एक एक की बात करता है। तो क्योंकि इंडिविजुअल को रेफर करता है, इसलिए इसका वर्ब हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर, ठीक है। जैसे बोलेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स gets a prize, यानी कि हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला है, ओके। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना है इसमें जो नाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा? प्लूरल। ऑफ द लगा के नाउन प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ये पता है ना, गेट्स यानी एस लगा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर है, एंड ऐसा जाता है तो वर्ब प्लूरल। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। उसी तरीके से either of the boys is going to participate in the competition, या कुछ भी बोल सकते हैं। Either of the boys is going to participate in the competition. Either of the boys का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक, या ये या वो, ठीक है। जैसे मैं लिखूं neither of the boys is absent
कि दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। देखो ये इधर यूज करते हैं हम लोग दो के लिए पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव का मतलब है या ये या वो, एंड ये यूज करते हैं हम लोग दो के लिए नेगेटिव केस में। नेगेटिव का मतलब होता है ना ये ना वो, ठीक है। तो नीदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। अगेन देखो नाउन कैसा है प्लूरल, वर्ब कैसा है सिंगुलर। सिमिलरली यहाँ पे भी नाउन प्लूरल, वर्ब इज सिंगुलर। तो ध्यान रखना है इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन ऑफ द लगा के हम लिखते हैं नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। ओके, तो देखो ईच इट इज यूज फॉर, ऐसे लिखेंगे दो से ज्यादा के लिए, फॉर मोर देन टू। दो के लिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में आइदर है या ये या वो, नेगेटिव में नाइदर है। आगे समझ, ठीक है। अब देखो नन क्यों नहीं लिखते हम लोग इसमें, नन के साथ बताता हूँ क्या केस है। मतलब जैसे दो के लिए अगर मैं नेगेटिव में बोलना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें बोलना है किसी को भी नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं, नन ऑफ द बॉयज या नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी इस तरीके से बोलते हैं ना। नन के साथ, नन को इसमें इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि नन के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग जाते हैं। यहाँ पे गेट लिखा जाए या फिर गेट्स लिखा जाए, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ये किसके साथ है, केवल नन के साथ है, इसलिए इसे इंस्टीट्यूटिव नाम में शामिल नहीं किया गया। बिकॉज मतलब इसको इसलिए से हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इनके साथ वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में वर्ब दोनों आ सकते हैं। नन ऑफ द बॉयज गेट, गेट भी लिख सकते हो, नन ऑफ द बॉयज गेट्स भी लिख सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि नन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट या फिर आर एब्सेंट, दोनों लिख सकते हो। इज एब्सेंट भी लिख सकते हो और आर एब्सेंट भी लिख सकते हो, दैट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ ऐसा केस चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है वर्ब कैसा आएगा, हमेशा सिंगुलर। क्लियर है सबके लिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, each of the students gets a prize, लिखा था ना, ओके। अगर मैं each of the students लिख रहा हूँ तो स्टूडेंट्स कैसा आएगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए each student, तो नाउन भी आपका सिंगुलर ही आएगा। अगर ऑफ द लगा रहे हो तो प्लूरल है, अगर ऑफ द नहीं लगा रहे हो, डायरेक्ट लिख रहे हो तो सिंगुलर। ये हर एक केस में होगा। नीदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यहाँ पे आप लिखोगे यस, नीदर बॉय इज एब्सेंट। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे ईच एक्चुअली एडजेक्टिव है। स्टूडेंट के पहले आ रहे हैं कौन से स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। व्हाट स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे इस तरीके से बोला गया। तो ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि टेक्निकली भी पूछा जाएगा क्या चीज़ क्या है वहाँ पे। बस आपको ध्यान रखना है, अगर ऑफ द लगा रहे हैं तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब तो सिंगुलर ऑफ कोर्स लगाना ही है, लेकिन अगर ऑफ द यूज कर रहे हो तो नाउन भी आपका सिंगुलर ही आएगा, और ये हर एक केस में होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन होता है, none of the two principles is looking after his college well। आपको इसमें बताना है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है एग्जाम में, none of the two principles is looking after his college well। क्या हुआ?
इसकी जगह आर हुआ। नहीं